नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। @ग्रामीण ज्ञान धारा यह हमारे यूट्यूब हैंडल का नाम है, यानी इस नाम से आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली के PYQ के बारे में। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता। ऑप्शन बी, यह विधायी और कार्यपालिका के कृत्यों को नहीं करता। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का पालन करता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मैं मानता हूं आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, यदि पता भी नहीं है तो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले ए, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ही सही है, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता। यह अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषताएं हैं। ऑप्शन बी, यह विधायी और कार्यपालिका के कृत्यों को पृथक नहीं करता, यह पृथक करता है। ऑप्शन बी गलत। सी, राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है। तो दोस्तों सी भी गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस में होता है? संसदीय शासन प्रणाली में। राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है, यह भी गलत है। तो दोस्तों अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जनता व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के प्रधान राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का चुनाव अलग अलग करती है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति नहीं बल्कि सीधे और अलग अलग जनता के प्रति विधि निर्माण तथा प्रशासन के लिए क्रमशः उत्तरदायी है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रमुख होता है। और दूसरी चीज के बारे में हम बात करें तो यह सीधा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी है। कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। आपको नीचे कूट में बताना है कौन से सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न 2। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो दोस्तों करते हैं हम एक एक स्टेटमेंट से। शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी है। तो आपने पिछले क्वेश्चन में ही किया है कि मुखिया कौन होता है? वास्तविक मुखिया शासनाध्यक्ष यानी राष्ट्रपति। तो स्टेटमेंट 1 सही है। कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। ऑप्शन 2 सही है। सी 1 और 2 दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, सूची 1 इसमें क्या है? सरकार के प्रकार। सूची 2 मुख्य विशेषताएं के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चूज कीजिए। इनका आपस में मिलान करना इस प्रकार से और नीचे कूट बताना है। सरकार के प्रकार, संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। विशेषताओं के बारे में बात करें तो शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विभाजन, शक्ति पृथक्करण, सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सही क्या होगा? आपको मिलते हैं 10 सेकंड।
चलिए करते हैं एक एक ऑप्शन से। संसदीय सरकार। संसदीय सरकार की कौन सी विशेषता होती है? संसदीय सरकार में दोस्तों शक्तियों का विभाजन होता है, या शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, या शक्तियों का पृथक्करण होता है, या सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों हमारे देश भारत में कौन सी सरकार है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और इसमें क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो ए चार है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। बी अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है? आप बताइए, शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, या शक्तियों का पृथक्करण होगा? अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होगा? शक्तियों का पृथक्करण। बी3, तो इसमें डी में बी3 नहीं है, गलत। तो सही उत्तर क्या होगा? बी। तो दोस्तों यह भी कर सकते हैं, आपको पता है संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? फेडरल सिस्टम की शक्तियों का केंद्रीकरण होता है या शक्तियों का विभाजन? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसने कहा है कि भारतीय संघवाद भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघवाद है? ऑप्शन ए ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर विज, ऑप्शन डी रोनाल्ड वाट्स। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ए ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने कहा था, यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, तथापि इसके राज्यों को कमजोर भी नहीं किया गया है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास आवश्यकताओं को पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? इसमें क्या पूछ रखा है कि भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ऑप्शन सी संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ऑप्शन डी यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। ए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन इसमें क्या पूछ रखा है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा उत्तर नहीं होगा, जबकि ये स्टेटमेंट एकदम सही है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, हाँ भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। दोस्तों आपको पता है 3 अनुसूची हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती। इन तीनों में क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन। तो ऑप्शन बी स्टेटमेंट के रूप में सही है, लेकिन इसने नहीं पूछ रखा है, तो ये उत्तर नहीं होगा, गलत। ऑप्शन सी संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, सही बात है, असमान प्रतिनिधित्व है, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें हैं। तो ये कथन सही है, लेकिन इन्होंने नहीं पूछ रखा है, तो ये नहीं होगा। सही ऑप्शन होगा डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। यह क्या है? सहमति का परिणाम। सही ऑप्शन क्या होगा? सहमति का परिणाम नहीं है, यह सही स्टेटमेंट होगा। तो यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है, और इसने नहीं पूछ रखा है कि कौन सा गलत है, तो ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? ए दोहरी नागरिकता, बी परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, सी
संविधान की सर्वोच्चता, डी संविधान के निर्वचन में न्यायालयों का प्राधिकार। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपने कर लिया होगा। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ये नहीं पाया जाता। ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है हमारे, कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता कहां पाई जाती है? यूएसए में, यानी वहां पर देश की अलग नागरिकता है और राज्य की अलग नागरिकता है। यह दोनों प्रकार की नागरिकता है, जबकि भारत में देश व राज्य की एक ही प्रकार की नागरिकता है। और यह कौन सा देश है? अध्यक्षात्मक प्रणाली वाला। कौन सा? अध्यक्षात्मक प्रणाली वाला देश है। परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, यह एकदम सही है। संविधान की सर्वोच्चता, यह भी भारत में है। संविधान के निर्वचन में न्यायालयों का प्राधिकार, यह भी एकदम सही है। यानी संविधान के निर्वचन में, यानी संविधान की व्याख्या करनी हो तो कौन करता है? हमारे यहां न्यायालय। तो यह ऑप्शन डी सही होगा। और इसमें क्या पूछ रखा है? नहीं। तो ये तीनों तो हो जाएंगे गलत, जबकि ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन कितना नंबर? अगला 7 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सी ऐसी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि भारत का स्वरूप किस प्रकार का है? संघीय या फेडरल सिस्टम है। ऑप्शन ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ऑप्शन बी संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं। ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। ऑप्शन डी मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों एक एक ऑप्शन से हम देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, क्या यह संघीय विशेषता है? तो दोस्तों हाँ, यह संघीय विशेषता है। ऑप्शन ए सही होगा। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचक प्रतिनिधि होते हैं, यह संघीय विशेषता नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, यह भी संघीय विशेषता नहीं है। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, यह भी अनिवार्य संघीय विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? ए इसमें सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं। ऑप्शन बी सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में सुस्पष्टतया निर्धारित होती हैं। ऑप्शन सी सरकार की विधायी और कार्यपालिकाएं, सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वाचन और विवाद के मामलों में मध्यस्थता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसमें क्या पूछ रखा है? संघीय प्रणाली का लक्षण नहीं है। क्या पूछ रखा है? नहीं है पूछ रखा है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं इसे ऑप्शनों के माध्यम से। इसमें सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं, यह संघीय प्रणाली की विशेषता है या नहीं है? यह संघीय प्रणाली की विशेषता है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान से सुस्पष्ट निर्धारित होती हैं, यह भी संघीय प्रणाली की विशेषता है, यह भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। अगला सी सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। तो दोस्तों आपको पता है संघ की स्पष्ट विशेषता है शक्तियों का पृथक्करण होता है, तो यह संघीय विशेषता नहीं है। तो
इसमें हमें क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वाचन और विवाद के मामले में मध्यस्थता की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यह भी संघीय प्रणाली की विशेषता है, तो यह भी ऑप्शन हो जाएगा गलत, ऑप्शन होगा सी सही। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं संघीय राज्य के मानकों के विपरीत है, यानी फेडरल पॉलिटी के विपरीत कौन सी विशेषता है। स्टेटमेंट 1 सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं, स्टेटमेंट 2 एकीकृत न्यायपालिका, नीचे कूट दिए गए हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न 2। दोस्तों आप इसे आसानी से कर लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो चलिए करते हैं एक एक स्टेटमेंट से। क्या पूछ रखा है, संघीय राज्य के मानकों के विपरीत फेडरल सिस्टम के सामान्य अखिल भारतीय सेवा, तो सामान्य अखिल भारतीय सेवा संघीय मानकों के विपरीत है, यह ऑप्शन सही है। एकल एकीकृत न्यायपालिका, यह भी संघीय राज्य के मानकों के विपरीत है, तो यह भी सही है, ऑप्शन होगा सी 1 और 2 दोनों। दोस्तों भारत को संघात्मक बनाने का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत किया गया, ये पूछे तो आप बता देना 1935 के एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत। यदि अलग अलग अखिल भारतीय सेवा डिवाइडेड होती तो यह संघीय मानकों के अनुरूप होती। अलग अलग यानी राज्य में हाईकोर्ट सर्वोच्च होती और केंद्र में अलग सुप्रीम कोर्ट होती, यानी अलग अलग राज्यों की अलग अलग। तो इस प्रकार से यदि व्यवस्था होती यानी शक्ति का विभाजन होता तो यह संघीय मानकों के अनुकूल होती। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है। 1 नंबर, राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए, ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 2। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। चलिए करते हैं एक एक स्टेटमेंट। भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है, यानी फेडरल सिस्टम के बारे में। राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है। समान है क्या, क्या राजस्थान और महाराष्ट्र या यूपी एमपी इन सभी में राज्यसभा की सीटें समान है क्या, नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए क्या होगा, गलत। ऑप्शन बी यानी 2 नंबर, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, तो अनुच्छेद 3 भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 3 में यह बात कही गई है कि आवश्यकता नहीं है सहमति के लिए, यह ऑप्शन सही है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, ड्यूल सिटीजनशिप भी नहीं है भारत में, तो यह ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 2 और 3 कौन से में है, बी में, ऑप्शन सही होगा बी। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। ए, प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियां होती हैं। बी, न्यायालयों को संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की न्यायालयों के संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन करने की शक्ति है। सी, केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। डी, सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्टित हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, आपको मिलते हैं 10 सेकंड। चलिए
करते हैं एक एक ऑप्शन से। भारतीय परिसंघवाद फेडरलिज्म की विशेषता कौन सी है भारतीय की? प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियां होती है। इसमें क्या पूछ रखा है? नहीं। स्पष्ट आप नीचे अंडरलाइन की कर लीजिएगा जब भी क्वेश्चन करो, नहीं पूछ रखा है तो प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियां होती हैं। स्वयं की शक्तियां होती हैं क्या? होती हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग प्रकार की भी शक्तियां होती हैं। न्यायालय को संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वचन करने की शक्ति है। सीधी सी बात है, कोई विवाद पैदा होता है तो कौन इसे सुलझाता है? न्यायालय। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। स्टेट्स कौन? राज्य। राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। तो दोस्तों ये अधीनस्थ नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा हमारा गलत, यानी फेडरलिज्म की विशेषता नहीं होगी। ऑप्शन डी, सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्टित हैं। यह भी ऑप्शन डी भी है, सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? नहीं। तो ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ये तीनों हो जाएंगे गलत। संघात्मक शासन का प्रमुख लक्षण कौन सा है? संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र उच्च न्यायालय, राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर असमान प्रतिनिधित्व, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, राज्य एवं केंद्र एक दूसरे के समकक्ष हैं, अधीनस्थ नहीं हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? लिखित व कठोर संविधान, संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों में शक्तियों का वितरण, सी संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र द्वारा शक्तियां दी जाती हैं, डी संविधान की सर्वोच्चता। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। करते हैं एक एक ऑप्शन से क्वेश्चन को हल। तो ऑप्शन ए, लिखित व कठोर संविधान क्या संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है? हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? नहीं। तो यह संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है लिखित एवं कठोर संविधान, तो यह ऑप्शन होगा ए गलत। संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों में शक्तियों का वितरण, यह भी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। डिवाइड, जो भी चीज डिवाइड हो जाती है वो क्या हो जाता है? संघीय शासन प्रणाली की विशेषता। तो यह ऑप्शन भी होगा गलत। सी संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र द्वारा शक्ति दी जाती है। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है, यानी डिवाइड की जाती है यहां पर स्टेट और सेंटर की। ऑप्शन सी क्या होगा? गलत। और इसमें क्या पूछ रखा है? कौन सा गलत है? तो ये ही सही होगा, सी डी संविधान की सर्वोच्चता। तो यह संघीय विशेषता है, तो यह डी भी हो जाएगा गलत। ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, द्विसदनात्मकता मुख्य विशेषता है। संसदीय व्यवस्था की, अध्यक्षात्मक व्यवस्था की, संघात्मक व्यवस्था की, एकात्मक व्यवस्था की। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो दोस्तों द्विसदनात्मकता मुख्य विशेषता है किसकी? संघात्मक व्यवस्था की द्विसदनात्मक मुख्य विशेषता है। इस व्यवस्था में एक सदन में संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है तथा दूसरे सदन में संघ के इकाइयों यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। यदि आप अमेरिका में देखें तो संघ के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा में समूचे देश को तथा दूसरे सदन सीनेट में संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारतीय संविधान में भी द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें उच्च सदन के रूप में राज्यसभा तथा निम्न सदन के रूप में लोकसभा की स्थापना की गई है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक में कथन है दूसरे में कारण है और आपको इसे डिकोड करना है। कथन ए, भारत का संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें संघवाद तथा एकात्मकतावाद दोनों के लक्षण हैं।
कारण आर संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रदत्त है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ए तथा आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर करता है। बी, ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। क्या होगा? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों पहले देखते हैं हम कथन को कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें संघवाद व एकात्मकतावाद दोनों के लक्षण हैं। तो दोस्तों भारत के संविधान में दोनों प्रकार के लक्षण हैं, तो कथन एक सही होगा। कथन ए क्या होगा? सही। कारण आर, संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रदान की गई है या प्रदत्त हैं। संघ का निर्माण करने वाली इकाइयां कौन सी हैं भारत में? राज्य। तो अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है क्या? दोस्तों नहीं, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास। तो कारण गलत है। कथन ए सही है, कारण आर गलत है। सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, प्रेस को। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। संघीय व्यवस्था में दोस्तों संविधान का संतुलन का चक्कर माना जाता है। विधायिका को माना जाता है क्या? नहीं। कार्यपालिका को नहीं। प्रेस को नहीं। किसे माना जाता है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह संघीय या फेडरल सिस्टम की मुख्य विशेषता होती है। अध्यक्षात्मक सिस्टम में, अध्यक्षात्मक सिस्टम में। अगला क्वेश्चन कथन ए, भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिका समझता है। कारण आर, भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा एक सही है? ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कथन को, भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिका समझता है या अमेरिकी समझते हैं। तो ये सही है। अमेरिका से भिन्न संघीय व्यवस्था है क्योंकि भारत में दोनों की प्रकार की विशेषताएं, संघीय विशेषता भी है और एकात्मक विशेषता भी है। हो गया कथन सही। अलग है। कारण आर, भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है? गलत। भारतीय संघ व्यवस्था में किस प्रकार का शासन है? दोहरा शासन है। किस प्रकार का? केंद्र का भी शासन है और राज्यों का भी शासन है। दोहरा शासन है। तो कथन ए सही है, कारण आर गलत है। ऑप्शन होगा सी सही। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था? भारत, कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो दोस्तों फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था? यूएसए। भारत की संघीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? कनाडा से। भारत की यानी मजबूत केंद्र। क्या? मजबूत केंद्र। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, एक संघीय शासन में
केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए संविधान द्वारा, बी संसद द्वारा, सी बहुमत के निर्णय से राज्यों द्वारा, डी केंद्रीय सरकार द्वारा। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों, संघीय शासन यानी फेडरल रूल में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। संसद के द्वारा नहीं किया जाता, बहुमत के निर्णय से राज्यों के द्वारा भी नहीं किया जाता, केंद्रीय सरकार के द्वारा भी नहीं किया जाता। याद रखना, और साथ में हमेशा ऑप्शन गलत हैं वो भी देखना कि ये गलत होता है, ताकि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? ए केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, बी सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, सी न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय, डी लिखित संविधान। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। पहला ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, यह विशेषता है तो नहीं पूछ रखा है, तो ऑप्शन ए गलत। सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व नहीं पूछ रखा है, यह दोनों में है, बी गलत। न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय, यह नहीं है, तो ऑप्शन सी सही। लिखित संविधान यह है, तो यह भी गलत। यानी यूएसए और भारत दोनों में लिखित संविधान है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है और सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व है। भारत में किस प्रकार की न्याय प्रणाली है, आप बताइए। भारत में इकहरी, किस प्रकार की? इकहरी न्याय प्रणाली है, जबकि अमेरिका में इकहरी न्यायिक प्रणाली नहीं है, तो दोनों में यह डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर है। ए राज्यों तथा केंद्र में शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, सी दोहरी नागरिकता, डी संविधान की सर्वोच्चता। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों, भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद में महत्वपूर्ण अंतर, राज्य तथा केंद्र में शक्तियों का विभाजन, यह दोनों में समान है, अंतर नहीं है। ऑप्शन ए गलत। स्वतंत्र न्यायपालिका, अमेरिका में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, बी ऑप्शन गलत, अंतर नहीं है। दोहरी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यह अंतर है। ऑप्शन सी सही। संविधान की सर्वोच्चता भारत में भी है, अमेरिका में भी है, ऑप्शन डी गलत। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनीतिक तो है किंतु संवैधानिक नहीं है, वह कौन सा है? ए एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, इकहरी नागरिकता, सी एकीकृत न्याय व्यवस्था, डी राष्ट्रपति या राज्यपालों की नियुक्ति। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो दोस्तों, यह है क्वेश्चन 97-98 में पूछा गया था। शुरुआत में भारत में किस प्रकार का राजनीतिक प्रभुत्व था? एक दलीय प्रभुत्व था, तो इसमें यह ऑप्शन ए सही होगा। इकहरी नागरिकता संवैधानिक है, एकीकृत न्याय व्यवस्था भी संवैधानिक है, राष्ट्रपति या राज्यपालों की नियुक्ति भी संवैधानिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। बी आर अम्बेडकर, बी एम वी पायली, सी अलेक्जेंड्रोविच, डी केसी वेयर। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों, ये कथन है अलेक्जेंड्रोविच का, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, कौन भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहना पसंद करता है? ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, केसी वियर, लिविंगस्टोन। आपको मिलते हैं 10 सेकंड।
तो दोस्तों, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहना ग्रेनविल ऑस्टिन पसंद करता है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए तथा कारण आर। कथन ए, भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं। कारण आर, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। कथन ए, भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं। कथन ए सही है। कारण आर, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। कारण भी सही है, लेकिन क्या संसदीय लोकतंत्र होने के कारण भारत में संघात्मक राज्य है और एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं? तो भारत में संसदीय लोकतंत्र होने के कारण नहीं है, तो यह क्या इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो सही क्या होगा? कथन ए सही है और कारण आर भी सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। अपना कूट चुनिए। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध शामिल होते हैं, राज्यों के मध्य संबंध भी शामिल होते हैं, समन्वय के लिए तंत्र भी होता है, विवादों को सुलझाने के लिए भी तंत्र होता है। तो 1 2 3 4 चारों ऑप्शन होंगे सही। तो ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। यह कथन है और कारण, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। कथन ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कथन सत्य है। कारण आर, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। कारण भी सही है, न संघात्मक और न ही एकात्मक होने के कारण कौन सा है? अर्धसंघात्मक। तो यह इसकी व्याख्या भी सही करता है। तो सही ऑप्शन होगा ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान की संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? ए डी बसु, बी के एम मुंशी, सी बी आर अम्बेडकर, डी ए के अय्यर। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों, यह कथन है भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर का ऑप्शन होगा सी सही। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाला एक संघ शासन की संज्ञा दी? फाइनर, जेनिंग्स, वियर, स्ट्रॉन्ग। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी जेनिंग्स ने। सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर,
भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का प्रावधान है? एकात्मकता की ओर झुकाव, संघात्मक, अर्धसंघात्मक, एकात्मक, सहयोगी संघवाद। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तो भारतीय संविधान किस प्रकार का है? एकात्मकता की ओर झुकाव, संघात्मक, सही है ऑप्शन ए। अर्धसंघात्मक गलत, एकात्मक गलत, सहयोगी संघवाद गलत। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती हैं? यानी एकीक भी होती है, एकीक विशेषता भी होती है और परिसंघीय विशेषता भी होती है। ए एकात्मक, बी संघात्मक, सी अर्धसंघात्मक या क्वासी फेडरल, डी अर्ध एकात्मक यानी क्वासी यूनिटरी। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन होगा सी क्वासी फेडरल, अर्धसंघात्मक। एकात्मक नहीं होगा, संघात्मक नहीं होगा, अर्ध एकात्मक नहीं होगा, यानी इन तीनों में एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाएंगी। अर्धसंघात्मक। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सरकारों को गणतंत्रीय, राजतंत्रीय और स्वेच्छाचारी में बांटा? ऑप्शन ए अरस्तु, बी होब्स, सी मोंटेस्क्यू, डी सेंट ऑगस्टाइन। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों सरकारों को गणतंत्रीय, राजतंत्रीय और स्वेच्छाचारी में अरस्तु ने नहीं बांटा, होब्स ने नहीं बांटा, मोंटेस्क्यू ने बांटा था और सेंट ऑगस्टाइन ने भी नहीं बांटा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ऑप्शन ए एक प्रतिबद्ध न्यायालय, ऑप्शन बी शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी निर्वाचित सरकार, ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों उदार लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण। यह उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, शक्तियों का पृथक्करण। दोस्तों इतने क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और कम से कम आपको संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जो भी कहें, इतने क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और इनमें से आपको भविष्य में कोई भी क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में तो बिना सोचे बिना समझे सही हो जाना चाहिए। ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आने और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।